हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। बच्चे, एक कंपाउंड एरोमेटिक कब होता है और उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल टर्म्स में। बच्चे, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? दैट कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर। सेकेंड कंडीशन ये कहते हैं कि इट मस्ट हैव डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? जब हमारे पास ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड बनेगी। जैसे ये आपका कंपाउंड है बेंजीन, इसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। और यदि हम बॉन्डिंग शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाता है नेक्स्ट, वो कुछ ऐसा आ जाता है। क्लियर? जैसे कि यहाँ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो दीज बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चे। अब इसमें एक खास बात है बच्चे कि जब डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो थर्ड कंडीशन क्या है? प्लेनर होनी चाहिए ज्योमेट्री हमारी। अब प्लेनर होगी तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जैसे ये कार्बन सेंटर है, इन दो डबल बॉन्ड के बीच में जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा क्या होगा? हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और कोई भी ज्योमेट्री, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी आपका sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ठीक है। यदि हमारा पूरे के पूरे कार्बन एटम इस कंपाउंड के अंदर 6 के 6 कार्बन एटम यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हमारी ज्योमेट्री क्या बनेगी? प्लेनर बनेगी। एक और ख़ास बात बच्चे, जब ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है तो वहाँ पे उसकी जो p ऑर्बिटल होती है एक, वो वेकेंट होती है और उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। केकुले का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा बेंजीन का बच्चे, उसमें हमने क्या देखा कि एक p ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो दूसरे कार्बन की p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप कर लेती है। क्लियर? इसी वजह से यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आई किस केस में, दैट इज sp2। और वी वेरी वेल नो दैट कि जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है वो ज्योमेट्री हमारी लीनियर इन नेचर होती है, दैट इज प्लेनर इन नेचर होती है। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चे, हक्कल रूल होता है एक, दैट इज that compound must follow this rule, 4n plus 2 pi electron rule। यहाँ पे n हमेशा बच्चे कोई भी होल नंबर होगा, that may be 0, 1, 2 and so on। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम बेंजीन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। बेंजीन में बच्चे हम चेक करते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में बने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में बने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में मिले, टोटल मिला के बच्चे कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये रूल हक्कल रूल फॉलो करता है? देन आई एम सेइंग यस, इफ n की वैल्यू 1 है तो इट इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर? बात समझ में आ रही है? सॉरी। तो बेंजीन हमारा क्या हुआ? एरोमेटिक इन नेचर। इसी के साथ हम दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं बच्चे। देखो बच्चे, एक एग्जाम्पल है ट्रोपोलिन का। ट्रोपोलिन क्या होता है? जिसमें 7 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है और उसके ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। क्या ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है? हम देखते हैं इसको, सिंपली देखते हैं।
ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारे के सारे कार्बन्स में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। बट ये वाला जो कार्बन है बच्चे, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है बच्चे। इस वजह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तो वो ज्योमेट्री आपकी क्या नहीं होगी, इट विल नॉट बी प्लेनर। ऑल्दो ये साइक्लिक है बट ये प्लेनर नहीं है, इसके अंदर डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो यहाँ जाके कंडीशन हमारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ऑल्दो ये फॉलो कर रहा है आपका 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बट स्टिल इट इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर। रीज़न वाई? रीज़न बच्चे यही है कि जो ये 7th कार्बन एटम है ये वाला, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, इसी वजह से ज्योमेट्री क्या है आपकी, प्लेनर नहीं होती और कॉन्जुगेटेड डाइन्स डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। इसका मतलब 4 में से 2 कंडीशंस फुलफिल नहीं होती इस केस में, दैट्स वाई दिस इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर। यदि हम इसी का चार्ज डीलोकेलाइजेशन करते, एज हमें पता है कि ये जो ऑक्सीजन थी इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड कार्बन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, हम चार्ज को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। चार्ज को यदि बच्चे हमने शिफ्ट किया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या बन गया, कैटायन। जो पहले फसाद की जड़ थी, मीन्स जो ट्रबल कॉजिंग कार्बन था, अर्लियर दैट वाज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट now it has converted into sp2 hybridized because it is cation in nature। तो साइक्लिक तो पहले ही था, कंडीशन 1 ठीक है सॉरी, प्लेनर हो गए हैं सारे कार्बन, बिल्कुल सही। जो मेन प्रॉब्लम क्रिएटिंग कार्बन था इट हैज कन्वर्टेड इनटू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर। नाउ डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज सारे के सारे क्या हो गए, सेम हाइब्रिडाइजेशन के हो गए हैं, तो यहाँ पे एज सच ये चार्ज यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, डीलोकेलाइजेशन हो गया, तीनों कंडीशन कंप्लीट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या हक्कल रूल फॉलो कर रहे हैं, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो आई एम सेइंग यस। तो जो ट्रोपोलियम आयन है दैट फॉलोज योर एरोमेटिक रूल, मीन्स ट्रोपोलिन आपका एरोमेटिक नहीं है, बट ट्रोपोलिनियम आयन जो है वो आपका एरोमेटिक है बच्चे। सो बच्चे नेक्स्ट है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बच्चे इसमें भी 4 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर। सेकंड है इट मस्ट हैव डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन या फिर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। थर्ड है वो प्लेनर होगा, एंड फोर्थ जो मेन अलग कंडीशन है दैट इज इट मस्ट कंटेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम देखते हैं कैसे। मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, साइक्लोब्यूटाडाइन है हमारे पास, ठीक है बच्चे। इसमें क्या है, 4 कार्बन एटम है, चारों के चारों कार्बन एटम आपके क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पहली कंडीशन साइक्लिक पूरी हो गई है। सेकंड कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेट डाइन्स बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। कॉन्जुगेट बन रहे हैं, बिल्कुल।
ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, और यदि हम बॉन्ड्स को रोटेट करेंगे तो हमारे पास डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है। दो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाते हैं इसके, ठीक है। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई। इस सेकेंड कंडीशन की वजह से ज्योमेट्री हमारी क्या हो गई, प्लेनर इन नेचर हो गई है, प्लेनर इन नेचर होगी। अब लास्ट कंडीशन बचती है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स दो ये हैं, एक इस कार्बन के पास दो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, एक इस कार्बन एटम के पास, एक इस कार्बन एटम के पास। दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इसके पास और एक इसके पास। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस कंपाउंड केम आउट टू बी एंटी एरोमेटिक इन नेचर। बात समझ में आ रही है बच्चे। 4 कंडीशन है इसमें सेम, कि पहली बात साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी बात कॉन्जुगेटेड पाई होना चाहिए, तीसरी बात प्लेनर होना चाहिए, चौथा क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। क्लियर, ठीक है। इसके साथ हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं बच्चे। नेक्स्ट केस है बच्चे हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बच्चे इसमें कंडीशन है, सबसे पहली बात कंपाउंड हम देखते हैं कि वो साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर। जैसे हमने ये कंपाउंड कंसीडर किया है बच्चे, क्या ये साइक्लिक है, हाँ जी बिल्कुल साइक्लिक है, ठीक है। फिर हमें देखना है कि वो प्लेनर है या नहीं है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बच्चे कभी भी प्लेनर नहीं होते हैं, मीन्स उसकी सारी की सारी बॉन्ड्स एक प्लेन में नहीं होती हैं, उसकी बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन जाती ही जाती हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बच्चे प्लेनर नहीं होगा तो जो कॉन्जुगेट डाइन्स बनेंगे वो नहीं बनेंगे, बिकॉज यहाँ पे ज्योमेट्री क्या बन के आ गई आपकी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगी इन दोनों कार्बन की। यहां तक चीजें बिल्कुल सही थी, चारों के चारों कार्बन एटम की ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडाइज्ड थी, बट यहां पे नेक्स्ट सॉरी बच्चे, यहां पे पहुंचते ही हमारी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है, दैट बिकम sp3 हो गई। तो वो प्लेनर नहीं रहा, प्लेनर नहीं रहा तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स नहीं बना पाएगा, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड नहीं बनेंगी बच्चे। इसने मान लो यहाँ शिफ्ट करवा दिया तो ये कहाँ शिफ्ट करवाएगा, कहाँ हो नहीं पाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ दैट कि ये हक्कल रूल कौन सा वाला फॉलो कर रहा है, 4n + 2 पाई फॉलो कर रहा है या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला फॉलो कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको लेना देना सिर्फ ये है कि सारी कंडीशंस में से सिर्फ एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लेनर, और वो प्लेनर नहीं होगा। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो साइक्लिक हो, हक्कल रूल फॉलो करता हो, बट वो प्लेनर नहीं है, तो दैट कंपाउंड इज योर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आ गई बच्चे बात समझ में, ठीक है। हम एक बार फटाफट क्विक रिवीजन देंगे और उसके बाद हम केसेस डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चे, हम फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ट्राइंगल की शेप में। बेसिकली हमारे पास 3 कंडीशन होंगी। ए है आपका साइक्लिक होना चाहिए, बी है आपका प्लेनर होना चाहिए, सी है आपका वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और दैट मस्ट फॉलो हक्कल रूल। ये 4 कंडीशंस थी आपकी। देखो बच्चे, हक्कल रूल के ऊपर यू के ऊपर 2 आपके क्या हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हम इन्हें, 2 बिंदुएं हैं, 2 डॉट्स हैं। बट इसका ना रीज़न किसी को नहीं पता कि हक्कल साइंटिस्ट के नेम के यू के ऊपर वाई वी ऑलवेज पुट 2 डॉट्स। एक्चुअली दैट साइंटिस्ट यूज टू डू, अब इन ऑनर हम उसको ऐसे ही बेंचमार्क लेके चले हुए हैं
कि ठीक है हक्कल जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम के पीछे, बिकॉज एज सच उन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी दी है, तो हम हमारे महान साइंटिस्ट को एक तरीके से रिवॉर्ड देने के तरीके से हम इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज एज सच वो साइंटिस्ट अपने नेम के ऊपर यूज़ करते थे। ठीक है, ऑल दो इट इज़ नॉट हैविंग मच रिलेवेंट। ठीक है, हमारा पॉइंट है कि किसी भी कंपाउंड को हम ये बताएं कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, तो हम वी गो फॉर दी 4 कंडीशंस। फर्स्ट इज साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड और हक्कल रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम ये कहेंगे ए डैश कंडीशन में वो क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, तो वो एरोमेटिक होगा। ए बी सी तीनों कंडीशंस फॉलो कर रहा है और हक्कल रूल 4n+2 पाई फॉलो कर रहा है, तो दैट इज योर एरोमेटिक। बी डैश होगा कि वो ए बी सी कंडीशंस तो फॉलो कर रहा है, पर बी डैश एक और एक्स्ट्रा कंडीशन फॉलो करेगा, हक्कल रूल स्पेसिफाइड बाय 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला, तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूर नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो डेविएटेड होता है आपका, आइदर ए से डेविएटेड होगा, आइदर बी से डेविएटेड होगा, आइदर सी से डेविएटेड होगा, और इट कैन फॉलो एनी ऑफ द रूल। ठीक है, किसी भी इन चारों में से कोई एक कंडीशन वो फुलफिल नहीं करेगा, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसी के साथ बच्चे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, देन आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एंड देन आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब रीज़न उठता है कि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल क्यों है। बच्चे आप खुद ही देख सकते हैं कि वो साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, उनके बॉन्ड्स डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं, तो दैट्स वाई स्टेबल तो हो गए। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। क्लियर, तो एरोमेटिक के केस में तो कोई डाउट है ही नहीं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। देखने में तो हमें ऐसा लगता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज वो फॉलो कर रहा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल को, है ना। देखने में यही लगता है, बट नहीं, जैसा कि आप सब जानते हो कि वो प्लेनर नहीं होता। वो प्लेनर नहीं होगा तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर पहले से ऑलरेडी अनस्टेबल था तभी तो वो आउट ऑफ प्लेन गया ना। आउट ऑफ प्लेन गया है तो इसका मतलब वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा और सेंटर पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएगी आपके नॉन एरोमेटिक के द्वारा। क्लियर हो जाएगा। और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को मिला के बच्चे आपका एक अलग कैटेगरी बनती है, दैट इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा हाँ बच्चे, मैंने थोड़ा सा ना एक लूज पॉइंट कर दिया। व्हाट आई वाज सेइंग कि वो आउट ऑफ प्लेन चला गया है। आउट ऑफ प्लेन चला गया तो मतलब उसने स्टेबिलिटी गेन कर ली हमारी। पहले जो बिकॉज उसके पास 2 जो कार्बन एटम आ जाते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, वो आउट ऑफ प्लेन चला गया। आउट ऑफ प्लेन चला गया तो इसका मतलब उसने अपने आप को स्टेबल कर लिया। इसीलिए जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो आपके सेंटर में आते हैं, वेयर एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपके लीस्ट स्टेबल होते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा सा हल्का सा गलत हो गया था बच्चे, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होंगे। क्यों स्टेबल होंगे? बिकॉज बच्चे उसके अंदर जो रिपल्शन कॉजिंग जो कार्बन थे वो आपके आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, और आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे तो एज सच वो स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। जैसे शायद आपको ध्यान हो, हम हमेशा डिस्कस करते हैं PCl5 का स्ट्रक्चर। PCl5 के स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चे, फॉस्फोरस आपका सेंटर में आ गया और 3 आपके क्या आ गए थे, क्लोरीन आ गए थे, और 2 क्लोरीन एटम आपके आउट ऑफ प्लेन चले गए। बिकॉज अब तो ये आउट ऑफ प्लेन चले गए हैं, आउट ऑफ प्लेन जाने के कारण इन्होंने क्या किया, रिपल्शंस कम कर दी इसके में,
और रिपल्शन कम कर दी तो स्टेबिलिटी गेन होगी। उसी तरीके से जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो आपके ज़्यादा स्टेबल हो गए कंपेरेटिव टू योर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? बच्चे जनरली इसमें से 3 मार्क्स का या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरोमेटिसिटी इन 3 मार्क्स। तो आप तीनों के तीनों केस बताओगे आपके सिलेबस में जो हैं। यदि उन्होंने आपसे 1 मार्क्स में कोई पर्टिकुलर पूछ लिया कि एक्सप्लेन एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो आप बच्चे अकॉर्डिंगली करेंगे। यदि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप मुझे बताएंगे कि मैम हम एग्जाम्पल्स के साथ ये चीज़ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चे मैं इनके साथ के आपको एग्जाम्पल्स दूंगी और आपको मुझे अकॉर्डिंगली बताना है कि वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, आपको वो असाइनमेंट करनी है। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड एंजॉय।